हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 4। इसके पहले 3 लेक्चर में मैंने आपको पेज नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 पूरा करा दिया है और 37 भी हमने देख लिया था, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैंने आपको पेज नंबर 39 पे ये जो रेजिस्टर्स इन सीरीज का डेरिवेशन है, ये डायग्राम के साथ पूरा डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया है ऑलरेडी। हमने ये भी देख लिया था। इसके जो क्वेश्चंस है वो भी हम लोग आज करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल कैसे कनेक्ट होते हैं। उसका डेरिवेशन कर लेंगे एंड फिर इसके भी क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करते हैं। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको इसके पहले के वीडियोस मिल जाए और वहां पे जाकर आप आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। नहीं तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। खास करके रेजिस्टर्स इन सीरीज का डेरिवेशन मैंने आपको बोला था कम से कम 4-5 बार लिखना है, उसमें से एक बार खुद से पूरा लिखना है, तो ये आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। ऐसे ही देखोगे, याद करने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। लिखोगे और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया वो याद रखोगे तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। रेजिस्टर्स इन सीरीज में मैंने आपको बताया था एक के बाद एक रेजिस्टर लगाया होता है, उसको रेजिस्टर्स इन सीरीज बोलते हैं। और अगर मुझे ये 2, 3, 4, 5 हजार रेजिस्टर दिए हैं, उनको रिप्लेस करके एक रेजिस्टर लाना है। देखो एस मतलब सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टर थे ये वायर पे, उन सबको हटा के एक रेजिस्टर लाना है तो उसका वैल्यू क्या होगा? वो एक रेजिस्टर का वैल्यू होगा जो भी अलग अलग रेजिस्टर थे उनका सम। ठीक है, जो भी इनका रेजिस्टेंस था उनको ऐड करके जो एक वैल्यू आएगा उतना टोटल एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो भी चलता है। यही था रेजिस्टेंस इन सीरीज का कॉम्बिनेशन। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने पूरा डेरिवेशन कराया था, उसमें देखो हमको आया था रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्वेश्चन करते हैं, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल। अब आ जाओ पेज नंबर 40 पे जिसपे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज के लिए। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेज ऑफ 15 ओम्स। याद है ना, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स होता है। ओम्स आप ऐसे बनाते हो और लिखते हो कैसे हो? OHMS। तो कितना है? 15 ओम्स है, 3 ओम्स है एंड 4 ओम्स है। ऐसे 3 रेजिस्टर्स है। इनको कैसे कनेक्ट किया है? इनको कनेक्ट किया है सीरीज में। सीरीज मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब ऐसे एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया। पहले का वैल्यू क्या है? 15, दूसरे का वैल्यू है 3 ओम्स और तीसरे का वैल्यू है 4 ओम्स। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब ये जो सर्किट में लगे हुए हैं ये तीनों को मिला के इफेक्टिव कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है? वो बोल रहा है सीरीज में है ना। हमको पता है सीरीज में क्या होता है, अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो तो जो भी रेजिस्टेंसेस दिए उनको ऐड कर दो। तो 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22, तीनों को ऐड करके 22 ओम्स आता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 ओम्स। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे? पहले हमेशा गिवन लिखने का है, जैसे मैं मैथ्स में कराता हूं वैसे यहां पे भी हमेशा गिवन लिखना है। 3 रेजिस्टेंसेस है, नाम दे दिया R1, उसका वैल्यू 15 ओम्स, R2 3 ओम्स और R3 4 ओम्स। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का नाम दे दिया RS। एस कहां से आया भाई? सीरीज में कनेक्ट किया ना इनको, इसलिए उसको RS बोलते हैं। और उसका वैल्यू क्या होगा? ये तीनों रेजिस्टेंस का सम। तो तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22। आंसर क्या आएगा? ओम्स में आएगा बिकॉज रेजिस्टेंस है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 22 ओम्स। 3 रेजिस्टर्स दिए थे, उनको ऐड करके आपको इफेक्टिव मतलब जो कंबाइन करके इनको जो आएगा रेजिस्टर, वो उसका वैल्यू मिल गया। ठीक है। सेकंड दिया है 2 रेजिस्टर्स having resistances of 16 ohms and 14 ohms are connected in series। मतलब R1 16 ohms and R2 14 ohms। किस में कनेक्ट किया? सीरीज मतलब एक के बाद एक। तो ऐसा है, देखो 1 और 2, ये है 16 ohms और ये है 14 ohms, दोनों को कनेक्ट किया। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम, मतलब क्या किया? इनके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी ना, कितनी लगाई? 18 वोल्ट्स की बैटरी लगाई। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये जैसे ही बैटरी लगाऊंगा तो यहां पे करंट फ्लो करने लगेगा। देखो एक ही सिंगल पाथ जा रहा है तो एक ही करंट जाएगा दोनों के थ्रू। 16 ओम के थ्रू भी एक ही करंट जाएगा और 14 ओम के थ्रू भी एक ही करंट जाएगा। लेकिन अलग क्या होगा? अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि
ये वाला जो रजिस्टर है वो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में है, और जो सेकेंड वाला रजिस्टर है वो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, दोनों अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। भले दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट और एंड, बिगनर और एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिगिन ये है, एंड ये है। फिर दूसरे के लिए, ये वाले के लिए इधर बिगिन है और इधर एंड है। अगर आपको नाम देना है तो ABC नाम दिया तो क्या बोल सकते हैं? 16 ओम का रजिस्टर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, 14 ओम का रजिस्टर बी और सी के बीच में कनेक्टेड है। दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में तो अलग ही होगा। अगर सेम पॉइंट्स होते तो सेम होता, लेकिन दोनों अलग पॉइंट्स हैं, अलग लेवल्स हैं। अलग लेवल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अलग। डिफरेंस क्या होता है? लेवल्स के बीच में डिफरेंस आता है, उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, तो उसने पूछा है क्या निकालो? पहले तो करंट निकालो एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल रेजिस्टर। हमको पता है कि दोनों के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, वो निकालने वाला है। करंट तो एक ही है, तो वो तो इजीली निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ यूज करेंगे। हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट्स का है, तो करंट तो एक ही आने वाला है। क्यों एक ही आने वाला है? बिकॉज सीरीज में एक ही करंट होता है। आप बैटरी ऐसे लगा दोगे, इधर 1 2 3 50 रजिस्टर लगा दो, यहाँ से जब ये करंट जाएगा ना, तो तीनों के थ्रू एक ही करंट जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है करंट के पास। जब करंट के रास्ते का ऑप्शन बढ़ता है ना, मतलब एक रास्ता इधर आ गया, एक रास्ता इधर आ गया सर्किट में, तब उसका करंट चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे जब वो एक ही लाइन में जा रहा है सीरीज में, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, तो करंट का वैल्यू तो आ ही होगा। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज में बताया था, याद रखना करंट इज सेम। हमने जब डिराइव किया था तब भी हमने देखो आई सब जगह एक ही लिया था। भले V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस अलग लिया, लेकिन करंट तो एक ही था। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने R1 R2 16 ओम्स और 14 ओम्स दिया था, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अगर दोनों को मिला के इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, RS बोलते हैं ना जिसको, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, क्या आएगा? ये 16 और 14 का सम आ जाएगा, बिकॉज सीरीज में ऐड हो जाता है ना। 16 और 14 क्या हो गया? 30 ओम्स। अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि सर्किट में करंट आई है, एक ही करंट आने वाला है, उसको आई ले लिया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग आएगा। पहले रेजिस्टर के अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर उसके बाद दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा V इक्वल टू आई आर। ये वाला पार्ट इग्नोर कर दो, ठीक है, इसको मत देखो अभी। V इक्वल टू आई आर लेंगे तो उसमें मुझे I का वैल्यू मिल जाएगा, मुझे I फाइंड आउट करना है ना, तो I क्या आ जाएगा? V अपॉन R। ओके, ये R क्या है? ये R इज नथिंग बट RS। ठीक है, V इक्वल टू IRS हमने लिया हुआ है पूरे सर्किट के लिए, क्योंकि पूरे सर्किट के लिए V है ना। दोनों जो रेजिस्टर है उसका तो अलग अलग V1 और V2 है, ये दोनों को मिला के V आने वाला है। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टर्स को मिला के जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग RS बोलेंगे। ये R1 है, ये R2 है, दोनों को मिला के हम लोग भगा देंगे और एक रेजिस्टर लगा देंगे RS। तो ये V इक्वल टू IRS आया। I का वैल्यू क्या आएगा? ये RS यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो आ जाएगा V अपॉन RS। V का वैल्यू है 18 वोल्ट्स, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट्स का है, और RS कितना है? RS है 30 ओम्स। तो आपको मिला 18 अपॉन 30, डिवाइड करके चेक करो क्या आ जाएगा। ये 3 6 से कट हो सकता है ना, या फिर आप 3 में कट कर दो ताकि नीचे 10 आ जाए। 3 6 जार 18, 3 10 जार 30, 6 अपॉन 10 कितना आ जाएगा? 0.6 एम्पियर्स। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। अब ये वाला जो लाइन है ना, ये अब देखो, ठीक है, यहाँ पे देख रहे ना, यहाँ पे लोगों ने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है, तो ये इधर लिख दो चलेगा। अगर चाहिए ना तो मैं यहाँ पे हटा के इसको नीचे लिख देता हूँ। इसके नीचे लिखेंगे हम लोग कि नाउ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इसमें V1 की वैल्यू क्या आएगी? V1 आया, करंट तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है? खाली रेजिस्टर। ओम्स लॉ हमको V इक्वल टू IR बोलता है ना, तो V1 किया तो R1 आएगा, बिकॉज V1 कहाँ पे है? R1 के अक्रॉस। तो V1 इक्वल टू IR1 लिखा। I का वैल्यू तो एक ही है 0.6, R1 का वैल्यू हमने निकाला हुआ था, क्वेश्चन में दिया है 16। 16 टू 0.6 आ जाएगा 9.6 वोल्ट्स। वैसे V2 क्या आ जाएगा? IR2। I तो सेम रहेगा 0.6, लेकिन R2 क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा 14। 0.6 इंटू 14 आपको आ जाएगा 8.4 वोल्ट्स। V1 अलग से मिल गया, V2 अलग से मिल गया। हमको पता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, करेक्ट, तो हम लोग वो ले सकते हैं ना। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। निकाल लिया भाई, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट 0.6 एम्पियर्स, एंड
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल रजिस्टर, ईच मतलब V1 और V2। ये तो पूछा ही नहीं था भाई, इतनी मेहनत क्यों करनी है, पूछा ही नहीं था। तो हमने उसने जो जो पूछा था, उसने पहले पूछा था करंट निकालो, तो वो निकाल लिया। फिर उसने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर, तो हमने V1 निकाला और V2 भी निकाल दिया। फिर बस उसको ही बढ़ा चढ़ा के आंसर में वर्ड्स में लिख दिया। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर्स and the potential difference across the end of the resistance is 16 ohm and 14 ohms are 9.6 volt and 8.4 volts respectively। बस खत्म हो गया। ये देखकर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यार कैसे पता चलेगा V1 लेना है, V2 लेना है, I1 लेना है, I2 लेना है। एकदम क्लियर है। देखो भाई, सीरीज में है तो करंट तो एक ही होगा है, ठीक है। सीरीज में है, जितने रेजिस्टर्स होंगे, यहाँ पे 2 रेजिस्टर है ना, यहाँ पे 2 रेजिस्टर थे, इसलिए 2 पी पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2। 3 होते तो V1 V2 V3 3 होते, लेकिन करंट एक ही होता बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है। ये दिमाग में रखोगे तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आया समझ में? तो अपने दोनों क्वेश्चंस खत्म, एग्जाम्पल 1 भी खत्म और एग्जाम्पल 2 भी खत्म। दोनों में अपन ने सेम फॉर्मूला यूज किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज मिलता है। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने सीखा है। आया समझ में? अब देखते हैं कि रेजिस्टर जब पैरेलल कनेक्ट करोगे तो कैसे होता है। सीरीज में कैसे था एक बार देख लो। सीरीज में था एक के तुरंत बाद दूसरा, के तुरंत बाद तीसरा, ऐसे तुरंत बाद चौथा, आगे आगे एक के बाद एक के बाद एक लगाते जाओगे। इसको बोलते थे रेजिस्टर्स इन सीरीज। पहले मतलब समझो वर्ड का। सीरीज मतलब एक के बाद एक। क्रिकेट की मैच जैसे होती है, सीरीज क्रिकेट की होती है, उसको उसमें क्या होता है, एक के बाद एक मैच होती है ना, वैसे ही एक के बाद एक रेजिस्टर्स है। जब हम पैरेलल देखेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टर्स इन पैरेलल में एक के बाद एक नहीं है लोग, ये लोग एक दूसरे को पैरेलल है। देखो ना, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ना, ऐसे दिखता है ना, समझ में आ रहा है? तो पैरेलल है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। बट इसका टेक्निकल डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर तीनों 2 सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। कौन से सेम पॉइंट्स? पॉइंट सी और पॉइंट डी। देखो ना, ये एमीटर को इग्नोर करो, एमीटर तो खाली मेजर करने के लिए लगा है, बाद में निकाल देंगे। सी और डी के बीच में ये वाला रेजिस्टर R1, सी और डी के बीच में ये वाला रेजिस्टर R2, सी और डी के बीच में ये वाला रेजिस्टर R3। रास्ता भले अलग अलग हो, इसके लिए अलग रास्ता, इसके लिए अलग रास्ता, इसके लिए अलग रास्ता, लेकिन तीनों रेजिस्टर्स पॉइंट सी और डी के बीच में ही कनेक्टेड है। सीरीज में ऐसा नहीं होता था। सीरीज में आप देख लो, सी इधर है और डी इधर है। अगर आप ये वाले पॉइंट को बीच में नाम दे देते हो ए और इसको नाम दे देते हो बी, तो आप बोल सकते हो जो R1 है वो सी और ए के बीच में कनेक्टेड है। R2 क्या है? ए और बी के बीच में। R3 क्या है? बी और डी के बीच में। तीनों रेजिस्टर अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, जबकि पैरेलल में ऐसा था ही नहीं। अगर आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे पॉइंट ए बना देते हैं, अरे यार सेम वायर इधर तक जा रहा है, बीच में कुछ है क्या? ये एमीटर को इग्नोर करो, एमीटर को देखो ही मत। फिर आप बोलोगे नहीं सर इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, फिर हम बोलेंगे ये तो ए और डी के बीच में। यार ये ए पॉइंट और सी पॉइंट सेम है, देखो एक ही सिंगल वायर जा रहा है, बीच में कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक भी, बी तक भी सिंगल वायर जा रहा है। तो ऐसे मत सोचो बीच में अलग अलग पॉइंट है, यही पॉइंट है। यहाँ से रजिस्टर तक बीच में क्या आ रहा है? कुछ नहीं। ये एमीटर को इग्नोर करना है, एमीटर सिर्फ मेजर करते वक्त लगाएंगे, बाद में निकाल देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे भी देखो कुछ नहीं है, डी है सीधा। तो ये पॉइंट भी डी है, ये पॉइंट भी डी है, ये पॉइंट भी डी है, बिकॉज ये सेम पॉइंट है। देखो चेंज थोड़ी ना हो रहा है, खाली वायर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल में क्या होता है, सेम 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं। जरूरी है क्या 3 ही करो? नहीं, 300 भी कर सकते हो, 3000 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो। जब मैंने ये की के अंदर एक उसका जो एक पिन आता है उसको डाला, तो ये सर्किट ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ही ज्वाइन होगा ये बैटरी चालू हो जाएगी। ओके, बैटरी चालू होगी तो क्या होगा, यहाँ से करंट चालू होगा, करंट इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। लेट्स से इसने मेजर किया कि करंट आई है। जब ये आई करंट इधर पहुंचेगा तो बेचारे आई के पास 3 रास्ते होंगे जाने के लिए। इधर भी जाता है वो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना हाई होता है ना कि करंट वो रास्ते से जाने से डरता है, वो जा ही नहीं पाता, क्योंकि वोल्ट मीटर सारा करंट रोक लेता है। इसलिए ये रास्ते को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये जो 3 रास्ते हैं ना, जब करंट इधर पहुंचा तो उसके पास 3 रास्ते थे। यहाँ से जाएगा तो वो R1 के थ्रू जाएगा, यहाँ से जाएगा तो R2 के थ्रू जाएगा, यहाँ से जाएगा तो वो R3 के थ्रू जाएगा। ऐसे करेगा क्या? वो बोलेगा नहीं यार R1 मेरा अच्छा दोस्त है तो मैं R1 के थ्रू जाता हूँ,
इन दोनों के पास जाऊंगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तीनों के थ्रू जाएगा, लेकिन अलग अलग जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर R1 उसको अच्छा रास्ता बना के देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट R1 के थ्रू जाएगा, और थोड़ा जो बचा हुआ करंट है वो R2 और R3 के जाएगा। अगर R2 अच्छा रास्ता बनाता है तो R2 के पास ज़्यादा जाएगा। इन शॉर्ट क्या समझना है कि तीनों के थ्रू थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे I था, करंट I यहाँ पे R था, तो मैं बोल सकता हूँ लेट से यहाँ से I1 जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक तो I1 ही जाएगा, क्योंकि सेम रास्ता है, रास्ता चेंज नहीं हो रहा। रास्ता चेंज कहाँ पे हुआ? ये वाले पॉइंट। इधर अगर I2 गया तो ये पूरे रास्ते पे R2 के थ्रू भी I2 जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू। सिमिलरली यहाँ पे I3 गया तो ये जो रेजिस्टर है R3 उसके थ्रू भी I3 जाएगा। रास्ते के ऊपर आने के बाद करंट चेंज नहीं होगा। फिर जब वापस वो डी से तीनों साथ में निकलेंगे, I1 I2 I3, तो क्या बन के निकलेंगे? तीनों ऐड होके I बनेगा ना। इधर से I गया तो इधर से I ही वापस आएगा। ओके, तो यहाँ पे तीनों स्प्लिट हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ जो I यहाँ पे था वो किसमें किसमें स्प्लिट होगा? I1 I2 I3। ओके, अब C और D के बीच में वोल्टेज की बात करेगा तो C और D तो सेम पॉइंट्स है, उन दोनों के बीच एक ही वोल्टेज होगा। क्या मैं ऐसे बोलूंगा नहीं यार R1 के थ्रू अलग होगा, R2 के थ्रू अलग होगा, R3 के थ्रू अलग होगा? नहीं, R1 कौन से दो पॉइंट के बीच में? C और D के बीच में। R2 किसके बीच में? C और D के बीच में। R3 भी C और D के बीच में। तो अगर दो पॉइंट सेम है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो अगर V आता है वो तो हमेशा सेम ही होगा। सीरीज में ऐसा नहीं होता था बच्चों। सीरीज में देखो क्या होता था, सीरीज में ये दो पॉइंट अलग है तो इसका वोल्टेज V1 आया, ये दो पॉइंट दूसरे दो पॉइंट्स है तो V2 आया। भले एक पॉइंट कॉमन आ रहा है लेकिन दोनों पॉइंट सेम है क्या? नहीं, ये दोनों पॉइंट के बीच में अलग पॉइंट्स है, V3 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? करंट सेम होता था, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता होता था। मैंने आपको बताया वोल्ट मीटर के थ्रू करंट जाता नहीं है, बिकॉज वोल्ट मीटर सारे करंट को रोक लेता है, बोलता है भाई मेरे इधर से नहीं आने का। तो करंट जब यहाँ पे पहुंचा तो उसके पास एक ही ऑप्शन था, ये रास्ते पे जाना। ये रास्ते पे सब जगह उसका वैल्यू सेम होता है, इसलिए हम करंट सेम बोलते हैं। अब पैरेलल में क्या हुआ? पैरेलल में करंट तो अलग अलग हो गया तीन अलग अलग रास्ते से, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो तो दो पॉइंट के बीच में सेम ही होता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक ही V आने वाला है, लेकिन करंट तीन आएंगे, I1 I2 और I3, अलग अलग रास्ते के लिए। तो चलो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन देयर एंड्स आर कनेक्टेड एट बोथ साइड्स। देखो ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर दोनों एंड पॉइंट सेम जगह कनेक्टेड है, C और D पे। The figure shows three resistors R1, R2 and R3 connected in parallel between points C and D. V is the potential difference. V हम लोग ने पहले से potential difference ले लिया है between C and D. अगर C and D के बीच में V है तो इधर भी V आएगा, इधर भी V आएगा, इधर भी V आएगा, बिकॉज ये तीनों रेजिस्टर C और D के बीच में। Let I1, I2, I3 be the currents flowing through R1, R2 and R3. ये क्यों आया? क्योंकि तीन अलग अलग रास्ते हैं, तो R1 के थ्रू I1 जाएगा, R2 के थ्रू I2 जाएगा और R3 के थ्रू I3 जाएगा। टोटल करंट क्या होगा? टोटल करंट यहाँ पे I था ना, दैट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही करंट स्प्लिट हो रहा है ना तीन चीज़ों में। अगर आप ऐसे एक रास्ता बनाओगे जहाँ से आप पानी डाल रहे हो और पानी तीन जगह से जाएगा, तो ये तीनों जगह का पानी ऐड करोगे तो यही पानी मिलेगा ना, क्योंकि इधर तो शुरू हुआ था, हवा में से तो पानी गिर नहीं रहा। वैसे करंट यहाँ से ही शुरू हुआ है, तो तीनों करंट को ऐड करोगे तो ये करंट मिलना चाहिए ना, क्योंकि इसमें से ही छोटे टुकड़े होके कम होके वो तीन जगह गया। तो जो बड़ा I है यहाँ से जो निकला था, इट इज नथिंग बट ये करंट और ये करंट, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये तीनों को हटा के अगर मैं एक रेजिस्टेंस डाल दूं, ठीक है, मुझे तीन अलग अलग रेजिस्टेंस चाहिए ही नहीं है, तीनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस डाल दूं और उसको नाम दे दूं RP। P क्यों? बिकॉज ये तीन पैरेलल में थे, तो उनको हटा के एक रेजिस्टर डाला RP, और वो RP के थ्रू मैं बोलता हूं करंट कौन सा पास होगा? टोटल करंट जो यहाँ पे I है वही पास होगा ना। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाता हूं, ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू IR। अब V तो सेम रहेगा, R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा RP। ठीक है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या आएगी? I विल बी इक्वल टू V अपॉन RP। करेक्ट? ये RP नीचे चला जाएगा ना V के, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा I इक्वल टू V अपॉन RP। सिमिलरली यहाँ पे जो I1 आया उसका वैल्यू क्या आएगा? वोल्टेज था V और रेजिस्टेंस था R1, तो मैं बोल सकता हूँ I1 विल बी V अपॉन R1। सिमिलरली I2 आएगा V अपॉन R2, I3 आएगा V अपॉन R3। बट I1, I2, I3 के बीच में मुझे ये रिश्ता पता है, तो मैं I के जगह पे डाल दूंगा V अपॉन RP, I1 के जगह डाल दूंगा V अपॉन R1, I2 के जगह डाल दूंगा V अपॉन R2, I3 के जगह डाल दूंगा V अपॉन R3।
ठीक है, तो अब देखो क्या मिलेगा, वी अपॉन आर पी इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री, तीनों की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो अब तीनों में वी कॉमन है तो मैं बाहर वी कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये वी और ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वन अपॉन आर पी इक्वल टू अंदर क्या बचा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, खत्म। अगर 3 रजिस्टर है तो ऐसे मिल रहा है, अगर n होंगे तो आगे ऐड होता जाएगा, वन अपॉन आर फोर प्लस वन अपॉन आर फाइव प्लस वन अपॉन आर एन कुछ भी हो सकता है, 10,000 तक भी हो सकता है। बट अगर आपको आर पी निकालना है तो वन अपॉन आर पी का फॉर्मूला ये है, ये वन अपॉन आर पी के फॉर्म में ही आपको मिलेगा, इसलिए आपको हर बार कैलकुलेट करके फिर लास्ट में इसको उल्टा करना पड़ेगा आर पी निकालने के लिए। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, आया समझ में? तो ये है रेजिस्टर्स इन पैरेलल का कॉम्बिनेशन। डेरिवेशन लिखना है तो जैसे मैंने सीरीज का लिखवाया था वैसे इसका भी लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेम डायग्राम मैंने बना दिया, बैटरी लगा दी, यहाँ पे की लगा दी, यहाँ पे एक एमीटर लगाया ताकि जो मेन करंट निकलेगा वो मेजर हो जाए, फिर यहाँ पे 3 अलग अलग लाइन में R1 R2 R3 लगा दिया, एक के बाद एक नहीं लगाया, 2 सेम पॉइंट के बीच में लगा दिया, इसलिए रेजिस्टर्स इन पैरेलल है। अभी मुझे पता है जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो तीनों अलग अलग वैल्यूज से बाहर जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम आएगा, लेट्स से आई 5 एम्पियर है तो इधर भी 5 एम्पियर, इधर भी 5 एम्पियर, इधर भी 5 एम्पियर, ऐसा नहीं होता ना, तीनों जगह से कुछ कुछ वैल्यूज जाएगी जिनको टोटल मिला के आई मिलेगा, 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर मिलेगा। तो क्या जा रहा है उसके लिए मैंने तीनों जगह एमीटर लगा दिया मेजर करने के लिए, ओके। लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम है, दोनों पॉइंट के बीच में ही R1 R2 R3 है, तो इनके दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो वही आएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तीनों रेजिस्टर भगा के एक रेजिस्टर लगाना है जिसका नाम है आरपी। आपको दिख रहा है सेम सर्किट मैंने बना दिया है यहाँ पे, लेकिन ये 3 को भगा के एक निकाला है, मतलब मुझे आरपी और ये तीनों रेजिस्टर्स के बीच का रिश्ता निकालना है, यही है हमारा डेरिवेशन, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में ये दिया है सिर्फ ये बनाओ, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने ये बनाया कि हम करना क्या चाहते हैं, हम ऐसा रेजिस्टर निकालना चाहते हैं, ओके। तो लिखेंगे कैसे इसको, तो ये फिगर बना दिया, ठीक है। देखो R1 R2 R3 और यहाँ से क्या करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा I, और वो करंट 3 अलग अलग टुकड़ों में स्प्लिट होगा। लेट्स से यहाँ से करंट जा रहा है I1, ये इधर से जाएगा ना ऐसे, फिर यहाँ से करंट जा रहा है I2 और यहाँ से करंट जा रहा है I3। तो ये जो I है इट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज ये करंट ही यहाँ पे जाके गया, इसको करंट ये फ्री में नहीं मिला, यही वाला करंट थोड़ा सा उधार दिया, इधर से जा थोड़ा, इधर से जा थोड़ा, इधर से जा, ओके। तो लिखेंगे हम लोग, लेट R1 R2 R3 बी द 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट C एंड D, जैसा सीरीज में लिखा था। वैल्यू ऑफ टोटल करंट इज I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D इज V, ओके। अब अगर I1 I2 I3 आर द करंट्स अक्रॉस R1 R2 एंड R3, देन मैं बोल सकता हूँ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, बट टोटल करंट क्या है I, तो हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वेशन हो गया 1। ऑल्सो वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ कि क्या आता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर मुझे I का वैल्यू निकालना है तो R को यहाँ से भगाओ तो मिलेगा I इक्वल टू वी अपॉन आर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ I इक्वल टू वी अपॉन आर। अब जब रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा I1, तो देखो मिला I1 इक्वल टू वी अपॉन R1, करेक्ट। V तो सेम है ना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, वैसे ही जब मैं I2 निकालूंगा तो V तो सेम रहेगा लेकिन R1 की जगह आ जाएगा R2, जब मैं I3 लिखूंगा तो V तो सेम रहेगा लेकिन R2 के जगह पे आ जाएगा R3, तो मुझे ऐसे वैल्यू मिल गई। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं सारे तीनों रेजिस्टर को अगर एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर दूं जिसका नाम हो जाए RP, बताया था ना, यही तो हमारा इंटेंशन है। वो क्या है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये तीनों को एक साथ कंबाइन करके मैंने RP बनाया। तो अगर मुझे ओम्स लॉ लगाना है तो क्या आएगा, टोटल करंट I है, इट विल बी इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है लेकिन रेजिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा RP। इधर I1 I2 I3 I4 नहीं आया बिकॉज टोटल सर्किट में करंट कितना है I, देखो यहाँ पे I, टोटल करंट कितना है I, तो ये मुझे I1 I2 I3 और I की वैल्यू मिल गई। देखो I1 I2 I3, ये जो वैल्यूज है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो पूरा, तो क्या आ जाएगा, I के जगह पे आ जाएगा V अपॉन RP, फिर I1 I2 I3 की जगह पे V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब तीनों में V कॉमन है, देखो तो V बाहर ले लिया, जब यहाँ से V कॉमन लिया तो क्या बचा 1, इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों जगह लेफ्ट साइड इक्वल टू और राइट साइड इक्वल टू के V है, तो कट हो जाएगा V और V, तो क्या बचेगा यहाँ पे V1 जार 1 अपॉन RP इक्वल टू
ये 1 इंटू तो सेम आएगा ना, तो ये ब्रैकेट निकाल के लिख दिया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मिल गई मुझे RP R1 R2 और R3 के बीच की रिलेशनशिप। यही पूछा था उन्होंने, बट ये तो सिर्फ मैंने 3 रजिस्टर के लिए निकाली है। अगर 4 पूछा होता तो क्या था, प्लस 1/R4, 5 होता तो 1/R5, 5000 होता या n होता तो 1/Rn। तो इसलिए ये रिजल्ट मैंने लास्ट में लिख दिया, इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 ऐसे कर करके 1/Rn। ओके, ऐसे आया। ये मैंने एरो डाल के ये वाला सर्किट बना के दिखाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तीनों रजिस्टर को कंबाइन करके एक रजिस्टर लगा रहे हैं, बाकी सब कुछ ये दोनों डायग्राम में सेम है। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये दिया हुआ है, तो ये बनाओ, ये बनाओ, ये लास्ट का रिजल्ट है और ये उसका पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, यहाँ तक डेरिवेशन खत्म नहीं हो रहा, डेरिवेशन ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, आपको डायग्राम भी ये वाला बनाना ही है, तो यहाँ तक है पूरा डेरिवेशन। ओके, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से। हो गया कॉपी ये वाला, ये उसका नेक्स्ट पेज है, यहां तक आपको करना है कॉपी। ये वाला मैंने आपको समझ में आया इसलिए बनाया हुआ है। डन, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर भी। तो ये डेरिवेशन हमारा खत्म हो गया। उसके नीचे लिखा है इवन इफ एनी वन ऑफ द सेवरल बल्ब्स कनेक्टेड इन पैरेलल बिकम्स नॉन फंक्शनल, मतलब वो बंद हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है और बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ सम डैमेज टू इट्स फिलामेंट, बल्ब में तो डैमेज होता ही है। द सर्किट डज नॉट ब्रेक एज द करंट फ्लोज थ्रू द अदर पार्ट्स एंड द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स लाइट अप। आपके घर में जो सारे कनेक्शंस है वो पैरेलल में है। अगर एक रूम की ट्यूबलाइट खराब हो जाती है तो इसका मतलब ये है क्या सारे रूम की ट्यूबलाइट ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी? नहीं होती। क्यों? बिकॉज आपके घर में जो कनेक्शंस है वो पैरेलल में होते हैं। आपके घर के कनेक्शंस ऐसे होते हैं, देखो ये एक लाइन, जैसे मेन लाइन आती है, आपके रूम में एक लाइन जाती है, फिर दूसरे मॉम डैड के रूम में जाती है, लिविंग रूम में जाती है, किचन में जाती है, अलग अलग लाइन जाती है। तो अगर यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और वो बल्ब बिगड़ गया तो ये जो वायर है, ये लाइन सर्किट, तो यहाँ पे करंट को रास्ता ही नहीं मिलेगा आगे जाने का। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो करंट यहाँ पे जा रहा था वो बोलेगा अरे तू नहीं जा रहा आगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये तो जाएगा ही ना आगे, यहाँ से जो करंट आ रहा है वो भी आगे जाएगा। तो इधर जो बल्ब लगे हैं या टीवी लगा है वो सब चालू रहेगा। सीरीज में क्या होता था? सीरीज में मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, अभी अगर ये बल्ब खराब हो गया ना तो करंट इसके आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि रास्ता एक ही है। तो ये बल्ब भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तो ही जो सर्किट है वो काम करेगा। ठीक है, अगर ऐसे 3 बल्ब लगाए, ठीक है, और ये बल्ब खराब हुआ तो आपको लग रहा होगा ये और ये चालू होगा, नहीं होगा। अगर ये बल्ब खराब हुआ तो यहाँ पे रास्ता बंद हो जाएगा। तो जो करंट आ रहा है वो ऐसे नहीं बोलेगा अरे मैं यहाँ तक जाता हूँ फिर मैं घूम जाता हूँ, ऐसे नहीं होता। करंट को फुल रास्ता मिलना चाहिए घूमने का, तो ही बल्ब चालू होते हैं। तो ये बल्ब भी चालू नहीं होंगे। अगर एक भी बल्ब खराब हुआ सीरीज में तो सारा कुछ फेल हो जाएगा। लेकिन जब पैरेलल में होता है तो अगर ये रास्ता खराब हुआ तो उसके पास ये रास्ता तो है ही, ये तो चलते ही रहेगा, ये भी चलते ही रहेगा। आया समझ में? तो ये था यहाँ पे लिखा, when several bulbs are connected in parallel they emit the same amount of light as when they are connected individually in the circuit। यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ लाइट आएगा बिकॉज तीनों बल्ब को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है V, तो तीनों सेम लाइट एमिट करेंगे। सीरीज में क्या होता था? सीरीज में जैसे जैसे करंट आगे जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कम होते जाता था, तो बल्ब जो है वो कम ब्राइट होता था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था while bulbs connected in series emit less light than when connected individually। इंडिविजुअल जब बल्ब लगाएंगे तो बहुत लाइट देता है, लेकिन सीरीज में लगाएंगे तो उसकी लाइट कम हो जाती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज 41। आते हैं पेज 42 पे। 42 पे उन्होंने 2 प्रॉब्लम्स दिए हैं, वो 2 प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे एंड उसके ऊपर कुछ चीज़ें दी हुई है। इफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या प्रॉपर्टीज होती है? द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इनवर्स मतलब अगर RP है तो उसका इनवर्स क्या होगा? 1/RP। अगर R1 है तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? 1/R1। उसको उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल आपने सीखा था ना, वही है, समझ लो। एक्चुअली रेसिप्रोकल बोलना चाहिए, इनवर्स नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 11th-12th में इनवर्स का वर्ब मीनिंग ही अलग हो जाएगा। तो एक्चुअली रेसिप्रोकल बोलो इसको, टेक्स्ट बुक में भी गलत है, इनवर्स बोला हुआ है। द रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द
रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर मेरी सुनते हो तो ये इनवर्स को कट करके रेसिप्रोकल लिख लो, बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडिविजुअल रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। फिर से इनवर्स नहीं, रेसिप्रोकल। जो भी करंट उससे फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके रेसिप्रोकल के ऊपर। क्योंकि हमने देखा था ना इक्वेशन में ऐसे आ रहा था ना, 1 देखो V/R2, करंट का वैल्यू क्या है? V/RP। यहाँ पे I1 का वैल्यू V/R1। तो प्रोपोर्शनल किसको है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को। जब सीरीज में था तो ऐसे नहीं था ना, यहाँ पे रेसिप्रोकल है रेजिस्टर का। ठीक है, ये वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्या पॉइंट है, ठीक है, जो है वो दिया हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर्स इज द सेम। ये तो मैंने 50 बार बता दिया, क्योंकि सारे रेजिस्टर्स सी और डी के बीच में कनेक्टेड थे, तो उनके दोनों के बीच का लेवल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। लेवल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ये 4th पॉइंट है ना, हम लोग एग्जाम्पल 1 में देख लेंगे। द अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन सर्किट। ये 5th वाला भी हम लोग ये वाले क्वेश्चन में देखेंगे। देखो, ये 4th और 5th आपको सीरीज में समझना है ना, तो सीरीज में हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पे एक रेजिस्टर 15 का था, एक 3 का था, एक 4 का था। जब तीनों को कनेक्ट किया तो इफेक्टिव इनको तीनों को कंबाइन करके कितना रेजिस्टेंस आया? 22 ओम। 22 ओम देखो तीनों से बड़ा है, 15 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा, 4 से भी बड़ा, क्योंकि तीनों को मिला के 22 आया। बट पैरेलल में जब आप 3 रेजिस्टर्स को मिलाएंगे ना, तो जो वैल्यू आने वाली है ना, वो ये तीनों से कम होगी। मतलब जो इंडिविजुअल है 15 से भी कम, 3 से भी कम, 4 से भी कम, तीनों से कम। जबकि आप ये तीनों को मिला के बनाएंगे तो भी पैरेलल में वैल्यू कम आएगी। ये इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये 4th पॉइंट और 5th पॉइंट है। तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल में, और ये 4th 5th आपका वहां पे प्रूव हो जाएगा। देखो यहाँ पे resistors having resistances of 15 ohms, 20 ohms and 10 ohms are connected in parallel। तीनों को पैरेलल में लगा दिया, मतलब कैसे है? 15 ओम इधर लगाया, यहाँ पे लगाया 20 और यहाँ पे लगाया 10। ये 15 ohms, ये 20 ohms और ये 10 ohms। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट? इफेक्टिव मतलब ये तीनों को हटा के एक रेजिस्टर डाल दिया RP, तो क्या आएगा? हमको पता है, अगर ये R1 है, ये R2 है और R3 है। RP का फॉर्मूला क्या है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब भी इतना बड़ा डेरिवेशन किया है ना, R1 R2 R3 क्या लिया है? R1 15, R2 20 और R3 10। तो सब जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, R1 की जगह पे 15, R2 की जगह पे 20, R3 की जगह पे 10। अब ये कैसे आया है? LCM निकाला। LCM कैसे निकालते हैं? LCM हम लोग कैसे निकालते हैं देख लो यहाँ पे। ये जो 15, 20, 10 है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम कर देना। सेम कैसे आएगा? LCM से। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 15, 20 और क्या है 10। तो कट करो इसको, 2 के टेबल में स्टार्ट करो। 2 में 15 नहीं जाता तो 15 ऐसे रहेगा। 2 10s are 20, 2 5s are 10। अभी 2 में कुछ जा रहा है क्या? यस जा रहा है। देखो 15 नहीं जाएगा तो 15 ऐसे, 2 5s are 10, 5 ऐसे। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 3 में कुछ जाता है? यस 15 जाता है। 3 5s are 15 और ये जो 5 है वो तो नहीं जाता, तो 5 ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। 3 के बाद अभी 3 में तो कुछ नहीं जा रहा। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 में क्या जाता है? 5 1s are 1s are 1s are 1 1 आ गया। तो हमको पता है एलसीएम क्या होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, तो अगर मुझे इसको 60 बनाना है तो क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/60। दिख रहा है 4/60। ये क्या हो जाएगा? इसको 60 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 3 से करूंगा, तो हो जाएगा 3/60। दिख रहा है 3/60। और इसको जब 60 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 6 से करूंगा, 1 6s are 6। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 4/60 प्लस 3/60 प्लस 6/60। तीनों जगह नीचे 60 आ गया, तो मैंने एक लाइन डाल के 60 लिखा और ऊपर 436 को ऐड कर दिया। ऐसे ही करते थे ना, 4 + 3 7 आ जाएगा, 7 + 6 13 आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 13/60। लेकिन ये 1/RP का वैल्यू है। आपको क्या पूछा है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आपको RP पूछा हुआ है, तो RP निकालने के लिए क्या करोगे? इसको उल्टा करोगे। अगर इसको उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा RP/1, लेकिन इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। ये सब देखो मत, अभी इक्वल टू है ना, यहाँ पे देखो 1/RP इज इक्वल टू 13/60। इसको उल्टा किया तो ये वो RP/1, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो बन जाएगा 60/13, 13/60 की जगह पे। RP/1 क्या होता है?
RP डिवाइड बाय 1 इज RP, और 60 को 13 से डिवाइड किया तो उनको ये आंसर आया, तो ये आ गया RP का आंसर 4.615 ओम्स। अभी आपको दिख रहा है 3 रेजिस्टेंस थे यहाँ पे, 15 ओम्स, 20 ओम्स, 10 ओम्स, तीनों को मिला के जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है 4.615 ओम। देखा, इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, और बहुत ज्यादा कम है। दिख रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे सबसे छोटू कौन है 10, जो आंसर आया वो 10 से भी छोटा आया है। और ये क्या करते हैं हम लोग, क्यों यूज करते हैं पैरेलल, द अरेंजमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो हमने ये 3 को कन्वर्ट कर दिया एक 4.615 ओम्स के रेजिस्टेंस में। तो आंसर क्या लिखेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस द सर्किट इज 4.615 ओम्स, और उसने बोला था कि एक्चुअली लिखा भी नहीं है बट लिख दिया है फाइनल आंसर में, लेस देन द लीस्ट ऑफ द 3। लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए, लेस देन द लीस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस प्रूव करने के लिए उसने लिखा हुआ है। आंसर यहां तक ही है, बस इधर तक डन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। 3 resistors having resistances of 5 ohms, 10 ohms and 30 ohms are connected in parallel and a potential difference of 12 volt is applied across them. Obtain the current flowing through the circuit. अब देखो भाई, किस में कनेक्ट किया पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, अलग क्या होगा करंट। तो आपको निकालना है obtain the current flowing through the circuit and through individual resistance। सर्किट में एक करंट होगा I, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का 3 रेजिस्टेंस है तो करंट होगा I1, I2, I3। लेकिन I1, I2, I3 कहां से आएगा, I से ही आएगा ना। I के अंदर से I1 और I2 और I3 बनेगा, और तीनों को ऐड करोगे तो आपको I मिलेगा, ठीक है। ऑब्टेन द करंट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये तीनों रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो तीनों को मिला के एक वैल्यू आएगा, वो क्या होगा RP। उसका फॉर्मूला तो हमको पता है, अब भी हमने यूज किया है यहाँ पे, देखो 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वही करना है। तो तीनों रेजिस्टर्स को नाम दे दो, R1, R2, R3, यहाँ पे लिख दिया, और वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट्स। ये V इक्वल टू 12 वोल्ट कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, V और V कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू 12, मत करना, 0 मिलेगा। ये V वोल्टेज है और ये उसका यूनिट, ओके। अब मुझे पता है 3 अलग अलग करंट होंगे, क्योंकि ऐसा है ना, देखो पैरेलल में ऐसे रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे है 5 ओम्स, ये है 10 ओम्स और ये है 30 ओम्स, ऐसा ही है ना ये। और मैंने यहाँ पे वोल्टेज बैटरी लगाई है, कितनी बैटरी है 12 वोल्ट्स की। तो जब यहाँ से करंट निकलेगा तो इधर स्प्लिट होगा I1, इधर स्प्लिट होगा I2 और इधर स्प्लिट होगा I3। ये वाला ही करंट 3 टुकड़ों में बटेगा, ठीक है। तो I1 का वैल्यू क्या आएगा, उधर रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम्स, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम है 12 वोल्ट्स, ठीक है। तो मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल टू V/R1। V कितना है 12, तीनों के अक्रॉस 12 है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। R1 कितना है 5, तो 12/5 आ गया 2.4। वैसे I2 कितना आया, V/R2 लेंगे, जैसे V/R1 था, V तो सेम रहेगा, R2 आ जाएगा, R2 का वैल्यू है 10, तो 12/10 आ जाएगा 1.2 एम्पियर्स। एंड सिमिलरली V/R3 आएगा 12/30। कैसे करेंगे, 3 10s are 3 4s are 4/10 कितना होता है 0.4 एम्पियर, ओके। अगर कैलकुलेशन चाहिए तो यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा 3 4s are 3 10s are 4/10। यहाँ पे क्या किया, दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आ गया 12 2s are 24, 5 2s are 10, 24/10 कितना होता है 2.4 एम्पियर, ठीक है। ये कैलकुलेशन है रेड वाला जो मैंने किया। तो ये तीनों करंट आपको मिल गया, वही पूछा था, ऑब्टेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का मिल गया, टोटल क्या होगा, ये तीनों करंट को ऐड करूंगा तो मुझे टोटल करंट I मिल जाएगा। तो कर दो, I क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 ऐड किया तो आया 4 एम्पियर। और पूछा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला था। देखो ये तो आप ओम्स लॉ से करंट निकाल रहे थे। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो I का वैल्यू क्या आएगा, I विल बी इक्वल टू V/R, ये R को नीचे भेजेंगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमने ओम्स लॉ हर एक जगह अलग अलग लगाया और वैल्यू निकाला। अब ये तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला है जो अभी हमने डेरिवेशन सीखा था। R1 की जगह पे 5 डाल दिया, R2 की जगह पे 10 डाल दिया, R3 की जगह पे 30 डाल दिया। देखो तीनों का हम लोग डिनोमिनेटर 30 कर सकते हैं, इसको 30 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 6 से करेंगे, 6/30। फिर इसको 30 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से, तो 3/30। और ये तो ऑलरेडी 30 है तो इधर 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का डिनोमिनेटर 30 लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस यहाँ का आ जाएगा 1, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा आपको 10/30। क्या हो जाएगा
0 0 कट, आ गया 1/3। अब ये 1/3 आंसर नहीं है, 1/RP इज 1/3, अपने को RP निकालना है। तो RP को उल्टा करो तो RP/1 हो जाएगा, और 1/3 को उल्टा किया तो 3/1 हो जाएगा। RP/1 क्या होता है? RP/1 होता है RP, और 3/1 होता है 3, तो RP का वैल्यू हो गया 3 ohms। ठीक है, इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सर्किट इज 3 ohms। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर्स इज 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर एंड 0.4 एम्पियर। टोटल करंट भी पूछा है उसने, obtain the current flowing through the circuit, मतलब टोटल करंट, तो टोटल करंट इज 4 एम्पियर, जो हमने यहां पे निकाला था। आया समझ में? यही तीनों रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्ट किए होते ना तो सब कुछ अलग आता, काया पलट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सीरीज में होते तो I1 I2 I3 अलग अलग आते ही नहीं, एक ही करंट आता। क्या आता? V1 V2 V3 अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ता, बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, देखो V सेम होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और क्यों होता है वो एकदम डिटेल में मैंने आपको रीजन बता दिया है। सीरीज में एक ही रास्ते से करंट जाता है, तो इधर से अगर I जा रहा है तो आ ही जाएगा पूरे रास्ते में। पैरेलल में क्या हो जाएगा? पैरेलल में रास्ता बदल जाता है, रास्ता बदल जाएगा। देखो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ आएगा, उसको 3 ऑप्शन है, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, तो वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, इसलिए V जो है वो पैरेलल में सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। ओके, तो हमने ये भी देख लिया, पैरेलल के ये 2 क्वेश्चंस भी हो गए। तो आज के लिए बस करते हैं। आज मैंने आपको क्या कराया? मैंने आपको रेजिस्टर्स इन पैरेलल का डेरिवेशन कराया और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करा दिए, प्लस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टर्स इन सीरीज कराया था, और आज के लेक्चर में मैंने उसके ये 2 क्वेश्चंस करा दिए। अब इसमें मेन जो बचा हुआ है ना, वो ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, जिसमें शायद मैं जो इसमें एक्सरसाइजेज है उसमें भी जो क्वेश्चंस दिए वो भी करा दूंगा। बट आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल के दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, और मैंने डिटेल में बताया कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो दोनों लेक्चर 3 और आज का लेक्चर 4 एकदम ध्यान से देखो, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये सीरीज पैरेलल का जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? कर दो सब्सक्राइब, नीचे बटन है देखो, उसके बाजू में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन आता है और वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।